नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास रहने वाली है कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। आपके सिलेबस में पत्र नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप सिलेबस में देखना, हम संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम कर चुके हैं, क्रिया और विशेषण कर चुके हैं। इसके बाद हमने संधि बहुत अच्छे से की है। उसके बाद हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कर चुके हैं, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दोनों हम कर चुके हैं। काल के प्रकार और भेद भी हम कर चुके हैं। मुहावरे और लोकोक्ति भी हम कर चुके हैं। परिभाषिक तकनीकी अंग्रेजी जो शब्द होते हैं, तकनीकी शब्द, वो भी हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, जिसके अंदर हम कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब हमारी 3 क्लास बाकी रही है। एक तो तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्दों वाली, एक उपसर्ग प्रत्यय की, एक पर्यायवाची एवं विलोम शब्द की। बाकी सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास है पत्र संबंधित। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, जो डिप्टी जेलर कॉम्पनी एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों एवं अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एक से अधिक अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है या सेंड किया जाता है? तो विज्ञप्ति, अर्थशासकीय पत्र, अनुस्मारक पत्र, परिपत्र। तो उसे हम परिपत्र कहते हैं, जो एक साथ कई कार्यालयों को भेजा जाता है। यानी पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है, उसे हम परिपत्र कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न देखना, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें विषय एवं संदर्भ लिखा जाता है, ये ही गलत इसमें वाक्य है, क्योंकि इसमें जो संदर्भ नहीं लिखा जाता है। दूसरा देखो, संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी भाषा वैयक्तिक एवं मित्रतापूर्ण होती है। जो अर्थशासकीय पत्र होते हैं उनकी भाषा वैयक्तिक और मित्रतापूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें उत्तम पुरुष का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अर्थशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष का उपयोग किया जाता है। दोबारा देखो, अर्थशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष का उपयोग किया जाता है। इसकी भाषा वैयक्तिक मित्रतापूर्ण होती है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, लेकिन इसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता। याद रखना, अर्थशासकीय पत्र में विषय व संदर्भ, ये जो संदर्भ है ना, इसमें संदर्भ नहीं लिखा जाता। संदर्भ किसके साथ लिखा जाता है ये हम आप दोबारा चर्चा करेंगे। आगे की जो पॉइंट आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि संदर्भ किसके साथ लिखा जाता है, लेकिन अर्थशासकीय पत्र के साथ संदर्भ नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों से पहले हम इसकी थ्योरी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो हम पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है या कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखो, अच्छे पत्र की विशेषताएं होती है, इसमें सरलता होती है, स्पष्टता होती है, संक्षिप्तता होती है, इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, यानी पत्र है वो संपूर्ण होना चाहिए, प्रभावशीलता यानी प्रभाव डालने वाला होना चाहिए, बाह्य सज्जा यानी बाह्य सज्जा का भी ध्यान रखा जाता है। जब पत्र लिख दिया जाता है तो उसकी बाहर जो लिफाफा होता है उसकी बनावट अच्छी हो, कहीं से कटा फटा न हो, यानी बाह्य सज्जा का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोबारा देख लो, अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन सी होती है? सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, संपूर्णता, प्रभावशीलता, बाह्य सज्जा। अब बात करते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखो, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, दूसरा है कार्यालयी या राजकीय पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र। अन्य विविध पत्र भी होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है। हमारे सिलेबस में कार्यालय या राजकीय पत्र दिया हुआ है 2 नंबर टॉपिक, यानी व्यक्तिगत व पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र
हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। हमारे टॉपिक दिया हुआ है कार्यालय एवं राजकीय पत्र। वैसे पत्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। पहला बात करते हैं व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र या संवेदना पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। सब जानते हैं किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र हो सकता है, संवेदना पत्र हो सकता है, लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र आप सभी लिखते आए हैं तो आपको पता है क्या क्या विशेष बातें होती है। देखो, व्यक्तिगत पत्रों के प्रारंभ के ऊपर दाहिनी ओर यानी इधर दाहिनी ओर प्रेषक अपना अपना पता हुआ पत्र लेखन की तिथि लिखता है। सबसे पहले अपना पता लिखता है, उसके नीचे दिनांक लिखता है, जिससे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने उसे पत्र लिखा है। जब भी कोई पत्र लिखा जाता है तो ऊपर वो अपना एड्रेस लिखता है खुद का और उसके नीचे दिनांक लिखता है। आगे देखो, पत्र प्राप्तकर्ता के स्वयं के संबंध को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखक संबोधन या अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। फिर इधर अभिवादन संबंधी शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे देखो, बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्या, माननीय। जब बड़ों को लिखते हैं तो ऐसे शब्द यूज में लेते हैं। जब छोटों को लिखते हैं तो कैसे प्रिय लिख सकते हैं, चिरंजीवी लिख सकते हैं, अनुज लिख सकते हैं, अनुज सुश्री, प्यारी लिख सकते हैं, स्नेहिल लिख सकते हैं। हम उम्र व्यक्ति के लिए हम प्रिय मित्र, प्रिय बंधु जैसे शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है संबोधन या अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। बड़ों को आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, माननीय शब्द लिखते हैं। छोटों को प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, सुश्री, प्यारी, स्नेहिल आदि लिखते हैं। हम उम्र व्यक्ति के लिए प्रिय मित्र, प्रिय बंधु लिखते हैं। पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारियों के साथ करते हैं। स्वयं की कुशलता की जानकारी देने, प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करते हुए फिर पत्र के मुख्य विषय पर आना चाहिए। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिखते हैं उसके परिवार के बड़े परिजनों या माता पिता को प्रणाम लिखते हैं या छोटों के प्रति प्यार प्रेषित भी करते हैं। ये पत्र हम इस प्रकार लिखते हैं। अच्छा पत्र इसी प्रकार लिखा जाता है। अंत में देखो, दाहिनी ओर यानी इस साइड अंत में दाहिनी ओर सब निर्देश यथा आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। यानी अपन यहाँ लास्ट में नीचे क्या लिखते हैं, आपका मित्र, तुम्हारा पुत्र, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखकर अपने नीचे नाम लिख देते हैं, यानी हस्ताक्षर करने चाहिए। और इसके नीचे कोष्ठक में अपना नाम भी लिख देना चाहिए। हस्ताक्षर कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। अंत में पत्र जहां भेजना है वहां का पता बाईं ओर लिखा जाता है, यानी इस साइड बाईं ओर जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिख देते हैं। आगे चलते हैं। अब आप इस प्रारूप को देख लो जो हमने बातें की है। देखो, सबसे पहले ऊपर बाईं ओर तो क्या लिखते हैं, जो पत्र लिख रहा है उस खुद का पता लिखते हैं। खुद का पता लिखने के बाद हम लिखते हैं दिनांक। देखो, यहाँ अभिवादन या संबोधन जो भी बड़ा को लिख रहे हैं, छोटों को लिख रहे हैं या हम उम्र को लिख रहे हैं, जो भी संबोधन है वो लिख देते हैं। बीच में पत्र का प्रारूप आ जाता है, मुख्य विषय या संदेश आ ही जाता है। यहाँ पत्र का अंत करते हैं तो यहाँ कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपका, प्रिय, जो भी प्यार भरा नमस्कार वो जो भी करना है वो यहाँ पत्र का अंत कर देते हैं। लेकिन इधर दाहिने साइड हम क्या लिखते हैं, स्नेह आदर सूचक शब्द लिखते हैं, उसके नीचे हस्ताक्षर करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। आपका पुत्र, आपका मित्र, जो भी लिखना है वो लिख के स्नेह आदर सूचक शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर देते हैं। इधर जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो बाईं साइड हम उसका पता लिख देते हैं। आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। एक पत्र है, देखो, पुत्र द्वारा पिता को पत्र लिखा गया है, यानी उदयपुर स्थान लिख दिया, दिनांक लिख दी, फिर इसने लिख दिया संबोधन में पूज्य पिताजी, फिर सादर प्रणाम। यहाँ इसने जो भी पत्र लिखा है वो लिख दिया। फिर यहाँ नीचे लिख दिया इसने जो आदर सूचक वाक्य था, माताजी को प्रणाम, सलोनी को प्यार, और यहाँ लिख दिया आपका पुत्र मनीष। और यहाँ ये बाईं साइड इस भेजने वाले पिता का पता भी लिख सकता था। यही है। आगे चलते हैं। अब अन्य पत्र भी होते हैं ना, जैसे प्रार्थना पत्र होते हैं, शिकायत पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक शिकायत पत्र या प्रार्थना पत्र सबको पता है, सेवा में मेयर महोदय नगर निगम अजमेर लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर बीच में जो लिख के देते हैं, फिर इधर दिनांक लिखते हैं, नीचे भवदीय लिख देते हैं और वार्ड नंबर या क्या कह जो भी है साइन कर देते हैं।
प्रार्थना पत्र के बारे में तो आपको सबको पता है, शिवामी से स्टार्ट करते हैं, इधर नीचे दिनांक आती है, इधर भविदीय भवदीय वगैरह लिख देते हैं और बीच में विषय लिख देते हैं, सबको पता है। आगे चलते हैं। अब एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है, कहाँ पता आता है, कहाँ खुद का पता आता है, कहाँ अगले का पता आता है, कहाँ आदर्शसूचक शब्द आते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। अब एक होता है व्यवसायिक पत्र, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा किसी अन्य व्यवसायिक संस्था को व्यवसायिक कार्य हेतु लिखा गया पत्र व्यवसायिक पत्र कहलाता है। इस प्रकार के पत्रों द्वारा व्यवसायिक पूछताछ, मूल्य की जानकारी, सामान्य क्रय विक्रय पहुँच आदि के विषय में पत्राचार किया जाता है। यानी व्यवसायिक पत्र क्या होते हैं? इस प्रकार के पत्रों द्वारा व्यवसायिक पूछताछ, मूल्य जानकारी, सामान क्रय विक्रय पहुंच आदि के विषय में पत्राचार किया जाता है। उसी की तरह लिखा जाता है। देखो, बोरा ब्रदर्स, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, दिनांक जो है वो वहाँ लिख देते हैं, फिर इसमें टेलीफोन नंबर वगैरह और लिख देते हैं, कोड नंबर लिख देते हैं और इसमें पत्र क्रमांक भी लिख देते हैं। ये व्यवसायिक पत्र लिखने का तरीका है। आगे चलते हैं। अब हम व्यक्तिगत पत्र, व्यवसायिक पत्र और अन्य पत्र को तो पढ़ चुके हैं। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए, क्या पता पत्र से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए। अब हम बात करते हैं जो अपने सिलेबस में स्पेशल दिया हुआ है, कार्यालय पत्र। ये अपने सिलेबस में है, कार्यालय पत्र। अब स्पेशल चर्चा करेंगे अपन। अब देखो, वे पत्र जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं, वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। सब जान गए हैं। वे पत्र जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं, वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। जैसे देखो, सामान्य सरकारी पत्र होते हैं, परिपत्र होता है, अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है, अनुस्मारक हो सकता है, विज्ञप्ति हो सकती है, कार्यालय आदेश हो सकते हैं, ज्ञापन हो सकते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सरकार कार्यालय पत्र? सामान्य सरकारी पत्र हो सकता है, परिपत्र हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, अनुस्मारक हो सकता है, विज्ञप्ति हो सकती है, कार्यालय आदेश हो सकता है, ज्ञापन आदि। अब देखो, सामान्य कार्यालय पत्र किस प्रकार लिखा जाता है देख लो। ऊपर जो यहाँ अपन एड्रेस लिखते हैं तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं एड्रेस को कार्यालय पत्र में। जैसे राजस्थान सरकार कार्यालय, जिला कलेक्टर उदयपुर। फिर यहाँ जो दिनांक लिख रहे थे वहीं दिनांक लिख देते हैं। फिर कार्यालय पत्र में पत्र क्रमांक जरूर लिखा जाता है। देखो, पत्र क्रमांक लिखा जाता है, ये कोई पत्र क्रमांक है। फिर किसको लिख रहे हैं? शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, इसको लिख देता है। फिर विषय लिख देते हैं, विषय के बाद में महोदय लिख देते हैं। सबको पता है इसमें पत्र क्रमांक एक्स्ट्रा है, शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर और विषय लिख देते हैं। बीच में जो भी पत्र है वो लिख देते हैं, नीचे भवदीय लिख देके और अपना नाम लिख देते हैं कि कौन लिख रहा है। जिला कलेक्टर लिख रहा था तो भवदीय कौन है? जिला कलेक्टर है। समझ चुके होंगे सामान्य कार्यालय पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे ऊपर तो जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाता है, उसके नीचे दिनांक आ जाती है। फिर पत्र क्रमांक लिख दो इधर बाईं साइड में, किसको लिख रहे हैं? शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। फिर विषय लिख दो, फिर महोदय लिख दो, नीचे भवदीय लिख दो। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परिपत्र की। जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, परिपत्र क्या होता है, उसकी बात करते हैं। परिपत्र को हम गस्ती पत्र भी कहते हैं या सर्कुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर। बहुत बार पूछा गया है सर्कुलर, परिभाषिक शब्दावली में सर्कुलर क्या होता है? परिपत्र होता है। तो परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है? यानी जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। जब कोई एक पत्र यानी एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। याद रखना, एक साथ अनेक को ज्यादा को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को, एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं को या अधिकारियों को लिखा जाता है। आप समझ चुके होंगे परिपत्र क्या होता है, यानी ऊपर के अधिकारियों द्वारा एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है। अब देखो परिपत्र में एक सरकारी पत्र जो था उसके सभी लक्षण होते हैं, जैसा आपने पहले पढ़ा है, किंतु इसमें प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये सभी को भेजा जा रहा है इसलिए जो प्रेषित के पद नाम के पूर्व में समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी को भेजा जा रहा है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। देखो, परिपत्र के सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। यहाँ मैंने एक परिपत्र का आपको प्रारूप दिया है,
देखो वैसा ही है, सबसे पहले जो लिख रहा है उसका ऊपर ऊपर पता आ जाता है, फिर यहाँ दिनांक आ जाती है और इधर ये क्रमांक आ जाते हैं। वैसा ही था परिपत्र। फिर ये देखो प्रेषित किस किस को भेजा जा रहा है उसका नाम आता है, यानी इन सबके पहले समस्त लगा दो। समस्त लगाया जाता है, समस्त शासन सचिव राजस्थान, समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान, यानी समस्त लगा दिया जाता है। फिर विषय लिख दिया जाता है, फिर महोदय और नीचे देखो यहाँ आज्ञा से, आज्ञा किसकी आज्ञा से दिया जा रहा है, आज्ञा से आ जाता है, हस्ताक्षर आ जाता है और उसका नाम आ जाता है या साइन आ जाते हैं, फिर वित्त सचिव उसका पद आ जाता है। तो आज्ञा से लिखकर वहाँ हस्ताक्षर कर दिया जाता है, यानी ये जो परिपत्र है वो किसकी आज्ञा से भेजा जा रहा है, सीधी सी बात है। आप अच्छे से समझ चुके हैं, परिपत्र एक साथ कईयों को भेजा जाता है और इसमें ये समस्त शब्द लगता है। आगे चलते हैं। दूसरा देखो अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक पत्र क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी अनुस्मारक पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है। यानी हमने किसी को लेटर लिखा है लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है, तो हम उसको दोबारा वो स्मरण कराने के लिए, दोबारा याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो कहलाता है अनुस्मारक। यानी पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है, तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। आगे देखो, इसका प्रारूप भी सरकारी पत्र का ही होता है किंतु विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसका प्रारूप वैसा ही होता है लेकिन ये याद दिलाने के लिए है, अतः इसकी विषय सामग्री क्या होती है, संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक व दिनांक का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था ना, अर्थशास्त्रीय पत्र के साथ संदर्भ लिखा जाता है, वो गलत बात थी, क्योंकि जो अनुस्मारक होते हैं उसमें लिखा जाता है संदर्भ लगाकर। यानी ये संदर्भ वाली बात किस में आती है, अनुस्मारक पत्र में आती है। देखो इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक भी लिखे जाते हैं, क्योंकि याद कराना है कि कौन से पत्र का आपने जवाब नहीं दिया है, और दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। तो याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं अनुस्मारक पत्र। एक प्रारूप है वो भी आप देख लो, साथ ही देखो वही बात है, ऊपर एड्रेस लिख दिया, यहाँ दिनांक लिख दी, स्मरण पत्र है। अब देखो क्रमांक जो है वो लिख ही दिया। प्रेषक कौन है, जिला सेशन न्यायाधीश, ये जोधपुर जिसको लिखा जा रहा है। यानी जो भी प्रेषक और प्रेषित दोनों हैं, किसको लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, दोनों लिख दिया है ना। अब विषय लिख दिया, लेखन एवं मुद्रण सामग्री की मांग पत्र बाबत जो विषय है। अब देखो इसमें संदर्भ और लिखा जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 27 दिनांक 3/2003, यानी ये जो पत्र था इसका जवाब नहीं दिया गया है, यानी उसको संदर्भ के साथ दिनांक और क्रमांक के साथ लिख दिया, वही महोदय है। नीचे भवदीय लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिया, वही बात थी। समझ चुके होंगे। यानी इसमें संदर्भ भी लिखा जाता है क्योंकि ये याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। समझ चुके होंगे परिपत्र क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है। आगे चलते हैं। सारे ही पॉइंट इजी ही हैं। देखो ज्ञापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेमो या मेमोरेंडम। ज्ञापन को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, स्मरण पत्र भी बोलते हैं कई बार, तो ज्ञापन को बोलते हैं मेमो या मेमोरेंडम। अब देखो कार्यालय पत्र, कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो, अर्थात विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। यानी देखो सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। यानी जो सामान्य संदेश देना हो, कोई कम महत्वपूर्ण संदेश हो, वो जो दिया जाता है वो कहलाता है ज्ञापन। समझ चुके हो ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है। सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। अब ज्ञापन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखनी है आपको। क्या क्या है, ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पूछ सकते हैं ज्ञापन किस में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किस में, अन्य पुरुष में। अभिवादन, इसमें अभिवादन नहीं होता है, एक ही अनुच्छेद होता है क्योंकि ये छोटा होता है। अंत में प्रशंसा वाक्य भी इसमें नहीं होता है। प्रेषिति जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम और पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं, वैसे भी बाईं ओर लिखते हैं, जैसे सामान्य पत्र था व्यक्तिगत की तरह लिख देते हैं। दोबारा याद करो ज्ञापन की महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। ज्ञापन को अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अभिवादन नहीं होता है, एक ही अनुच्छेद होता है, अंत में प्रशासन वाक्य भी नहीं होता है, प्रशंसा वाक्य भी नहीं होता है। प्रेषिति जिसे भेजा रहा है उसका नाम और पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं, ये लिखा हुआ बाईं ओर।
दोबारा देख लो, किस में लिखेंगे, अन्य पुरुष में लिखेंगे, अभिवादन नहीं होता है, प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, एक ही अनुच्छेद होता है। देखो लोक सेवा आयोग अजमेर, दिनांक लिख दी, स्मरण पत्र क्रमांक जो भी लिखना है वो लिख दिया, विषय लिख दिया, हिंदी व्याख्याताओं की नियुक्ति, तो श्री दुष्यंत कुमार को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25 को 10 बजे कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। वे अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों को लेकर आवें। उन्हें यह भी ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराए में भत्ता किसी प्रकार दे नहीं होगा। यह है ज्ञापन। फिर आज्ञा से और हस्ताक्षर कर दिया जाता है। इसमें न तो अन्य पुरुष में लिखा गया है, इसमें कोई अभिवादन नहीं है, कोई प्रशंसा वाक्य भी नहीं है। समझ गए ज्ञापन। आगे चलते हैं। कार्यालय टिप्पणी क्या होती है? देखो, कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो तब कार्यालय के लिपिक, सहायक या कार्यालय अधीक्षक एवं अंत में अधिकारी द्वारा उस पत्र या प्रकरण का विवरण देकर जो निर्णय या प्रताय लिखा जाता है उसे ही कार्यालय टिप्पणी कहते हैं। यानी कोई पत्र प्राप्त हुआ है उस पर कोई ना कोई टिप्पणी करना, वही कार्यालय टिप्पणी कहलाती है। नेक्स्ट है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है इसको भी देख लो। किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त जारी किया गया पत्र कार्यालय का आदेश कहलाता है। यानी कोई भी कार्यालय हो, उन्होंने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, स्थानांतरण हो रहा है, कोई पदोन्नति हो रही है, कोई अवकाश की बात बतानी है, कोई दंड की बात बतानी है, उसकी सूचना देने के लिए जो भी पत्र लिखा जाता है वो कार्यालय आदेश कहलाता है। यानी कोई भी एक आदेश लिख दिया जाता है कॉपी के अंदर और वो सूचना देने के लिए होता है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, मान लो कल छुट्टी है तो आज कॉपी के अंदर आदेश लिखा जाता है कि कल की छुट्टी है, सभी बच्चों को बताना है। सारे टीचर को ये सूचना दे दी जाती है, टीचर वो सूचना बच्चों को दे देते हैं। यही होता है कार्यालय आदेश। यानी किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, दंड, अवकाश स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त जारी किया गया पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। जैसे देखो, एक पत्र का आदेश है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यहाँ दिनांक लिख दी, क्रमांक लिख दिए। कार्यालय आदेश क्या है? अधोलिखित व्यक्तियों को लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। सुरेश चंद्र शर्मा, ओम प्रकाश बोरा और हस्ताक्षर। बस यही होता है कार्यालय आदेश। सब जानते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो विज्ञप्ति क्या होती है। विज्ञप्ति भी आप सभी जानते हैं। विज्ञप्ति क्या होती है? विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। जैसे आपके नौकरी कोई एक फॉर्म निकला है तो उसकी विज्ञप्ति आती है, उसमें सारे निर्देश होते हैं, उसमें सिलेबस, योजना, निर्णय, कब एग्जाम होगी, सारी बातें लिखी हुई आती है, वो होती है विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। एक विज्ञप्ति का प्रारूप देख लो। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, दिनांक लिख दी, यहाँ क्रमांक लिख दिए। इसमें विज्ञप्ति की संख्या वो लिखी जाती है। जैसे पाठ्य पुस्तकों की विक्रेताओं का पंजीयन, यानी इसमें विज्ञप्ति की संख्या भी लिखी जाती है। जो भी विज्ञप्ति है वो लिख देते हैं नीचे, जिसने लिखी है उस सचिव के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसका पद लिख दिया जाता है। आगे चलते हैं। निविदा। निविदा यानी होता है टेंडर। टेंडर भी सब जानते हैं। निविदा क्या होती है, टेंडर क्या होते हैं? यानी सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान की आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। यानी कोई सरकार को या कोई पंचायत को मान लो कोई काम करवाना है, एक ग्राउंड में एक भवन बनवाना है तो वो एक निविदा निकालता है, एक टेंडर निकालता है। तो उसमें जो भी इच्छुक हैं उस काम करने को तो अपना अपना टेंडर भरते हैं और सारे अपनी अपनी रेटें भरते हैं कि मैं इस रेट में ये काम कर दूंगा, मैं इस रेट में ये काम कर दूंगा। तो जिसकी रेट कम होती है उसे ही वो टेंडर दे दिया जाता है। तो समझ चुके निविदा टेंडर क्या होता है। यानी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी के द्वारा किसी कार्य को संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो भी आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। देखो, राजस्थान सरकार है, कार्यालय नागौर है, दिनांक लिख दिया, क्रमांक लिख दिया, निविदा की सूचना संख्या लिख दी। फिर राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रपत्र प्राप्ति,
प्रेषण तिथि, निविदा कब खुलेगी, कब सामग्री का विवरण होगा, कंप्यूटर, अलमारी, कुर्सियाँ, ये सारे हैं और हस्ताक्षर है। यानी क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में, जो टेंडर है उनके बारे में ये निविदा है। सब कुछ निविदा जानते हैं, टेंडर को याद रखना, टेंडर ही निविदा होती है। आगे चलते हैं। अब देखो अधिसूचना क्या होती है। अधिसूचना या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन, सब जानते हैं नोटिफिकेशन आता रहता है। अधिसूचना क्या है, नोटिफिकेशन। जैसे आपको क्लास की का भी नोटिफिकेशन मिलता है कि अभी क्लास आने वाली है, वही होती है अधिसूचना या नोटिफिकेशन। बस वो सरकारी कार्यालयों में होती है। देखो किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति है, पदोन्नति है, अवकाश प्राप्ति है, त्याग पत्र तथा सरकारी नियम, आदेश और आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को ही अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है, याद रखना, अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना भी किस में लिखी जाती है, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, याद रखना। अधिसूचना या नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, उसकी सूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित कराना, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ में हो, चाहे अखबारों में हो, वही होती है अधिसूचना या नोटिफिकेशन। आजकल ऑनलाइन आती है। जैसे देखो राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग, दिनांक आ गई, क्रमांक आ गई, अधिसूचना। ये जो भी अधिसूचना है वो लिख दी, राज्यपाल की महोदय की आज्ञा से हस्ताक्षर कर दिए और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, यानी इनको तो भेजनी जरूरी है, ये लिख के हम इसको प्रकाशित करवा देते हैं, ये होती है अधिसूचना। आगे चलते हैं। अब लास्ट बचा है अर्धशासकीय पत्र। क्या होता है, देखो जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, तो यह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण इसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण इसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों में बाईं ओर तो प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है, जैसे पहले होता आ रहा है, तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम से पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग भी होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जा रहा है। पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है तथा नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में उसका नाम भी लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे इसमें पद का उल्लेख नहीं होता। आपको एक बात याद रखनी है, इसमें नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। आपको इसमें एक याद रखना है, जो सामान्य पत्र होता है उसी की तरह लिखा जाता है, बस इसमें क्या होता है, इसके जो कोष्ठक के नीचे जो नाम लिखते हैं हस्ताक्षर के नीचे, उसके नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता। और ये कौन सी शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है। इस किताब की मैं जो पेज लेकर आया हूँ चित्र के साथ बता रहा हूँ, ये आपकी RBSE जो 9 से 12 किताब चलती है उसके माध्यम से बता रहा हूँ। यानी एक किताब तो 9 से 12 जो पहले चलती थी, एक आजकल चलती है, इन दोनों किताबों का संयोग करके मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। तो देखो अर्थशास्त्र के पत्र, जिसे डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र क्या कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। आप इसके अंदर क्या लिखा हुआ पढ़ लो, सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संदर्भ से युक्त अनौपचारिक पत्र होते हैं, अर्थशास्त्र या अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। वे अनौपचारिक क्यों हो गए, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान हेतु तथा कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं, यानी जो बराबर का अधिकारी है उसका लिख सकते हैं। कोई भी कोई सूचना मांग सकते, सूचना तो क्या मांग सकते हैं, कोई उससे सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। देख लो किस प्रकार अर्थशास्त्र के पत्र का नमूना देख लो। भारत सरकार, इसमें देखो दाईं साइड तो हमने क्या लिख दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली 10 अक्टूबर 2014, पता और तारीख लिख दी। और इधर हमने क्रमांक वगैरह लिख दिए। अवनीश कुमार सचिव, यानी उसका नाम हुआ पद लिख दिया। फिर देखो प्रिय राजेश कुमार,
फिर अपने जो भी लिखना था लिख दिया, सादर शुभकामनाएं भी दे दी। इधर आपका सद्भावी अविनेश कुमार वो भी लिख दिया। यानी ये सब काम तो हम करते आ रहे हैं। बस ये जो अवनीश कुमार का पद था ये ऊपर दे दिया अपने बाईं साइड, और नीचे यहाँ बाईं साइड क्या लिखते हैं, जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिख दिया, श्री राजेश कुमार, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। इस प्रकार आज की क्लास में हमने अर्थशास्त्रीय पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा की। सबको पता है कौन सा होता है, व्यक्तिगत पत्र शैली में होता है, बड़ा इजी है। इसके साथ ही हमने किसकी चर्चा की, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन आता है, अधिसूचना जारी होती है किसी अधिनियम के अंतर्गत, वो आप सब जानते हैं। इसके बाद हम निविदा, निविदा को बोलते हैं टेंडर, टेंडर कैसे जारी होता है सबको पता है। उसके बाद हमने पढ़ा विज्ञप्ति, विज्ञप्ति भी आप सभी जानते हैं, विज्ञप्ति जारी होना। उसके बाद में हमने कार्यालय टिप्पणी, कार्यालय टिप्पणी, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश भी सब जानते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा ज्ञापन, मेमोरेंडम। ये क्या होता है, ज्ञापन जो सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। अनुस्मारक पत्र, जो पहले कोई पत्र भेज दिया उसका जवाब नहीं आया तो याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो होता है अनुस्मारक पत्र। इसके साथ ही परिपत्र या सर्कुलर, यानी एक साथ कई अधिकारियों या कई अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजा जाता है वो कहलाता है परिपत्र। यही थे कार्यालय पत्र। देखो, सामान्य सरकारी पत्र पढ़ लिए हमने, परिपत्र पढ़ लिया, अधिसूचना पढ़ ली, अनुस्मारक पढ़ लिया, विज्ञप्ति पढ़ ली, कार्यालय आदेश पढ़ लिया, ज्ञापन पढ़ लिया। यही आपके सिलेबस में है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। इसके साथ हमने व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र के बारे में भी सूचना ली है। अब देखो, प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाने हैं। पहला था कौन सा प्रारूप है जिसको एक साथ एक से अधिक अधीनस्थ कार्यालय या अनुभागों को प्रेषित किया जाता है, तो एक साथ कईयों को भेजना हम कहलाता है परिपत्र। क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में क्या सही नहीं था, इसमें संदर्भ नहीं लिखा था। संदर्भ किस में लिखते हैं हमें पता चल चुका है। संदर्भ हम लिखते हैं अनुस्मारक के अंदर, क्योंकि वो याद दिलाने के लिए लिखते हैं तो उसमें संदर्भ देते हैं कि ये पत्र था, इसका जवाब आपने नहीं दिया। तो संदर्भ किस में लिखते हैं, अनुस्मारक में लिखते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर तो व्यक्तिगत पत्र शैली में होता है, कोई संदर्भ नहीं लिखा जाता। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं पत्र से संबंधित वो सारे समझ आ चुके होंगे। अब हम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अब हमारी जो भी क्लास रहेगी उसमें हम ओनली प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि आज तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस शैली में पूछे गए हैं, यानी वो प्रश्न आते किस प्रकार हैं, वो सारे हम प्रश्न अब दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। हम इस क्लास को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पहली थ्योरी के माध्यम से। अब हम जो दूसरी क्लास लेके आएंगे जो आज ही आएगी और थोड़ी देर बाद आ जाएगी, उसमें हम ओनली प्रश्नों के साथ चर्चा करने वाले हैं कि ये पत्र क्या होते हैं, परिपत्र क्या होते हैं, अनुस्मारक क्या होते हैं, ज्ञापन क्या होता है। वो ओनली प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे जिसमें ओनली प्रश्नों के साथ पत्र से संबंधित चर्चा करेंगे। मिलते हैं जल्द। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज राधा अष्टमी है तो राधा अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।